जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे दिव्यांगों के ऊपर। बहुत सारे नाम बदले, खास करके पिछले एक दशक में। दरअसल विभिन्न कारणों से प्राकृतिक, वैज्ञानिक और हम जिस विकास के दौर में हैं, उन कारणों से कई सारे बच्चे, कई सारे लोग शरीर का कोई हिस्सा गंवा देते हैं, मानसिक रूप से पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते हैं, जिनको मेंटल रिटार्टेड कहते हैं। बहुत सारे लोग जन्मजात दिव्यांगता का शिकार होते हैं। बहुत सारे लोग पैटर्नल वंशानुगत इसको कहते हैं, वो शिकार होते हैं उसके। ऐसे लोग भी समाज के धरोहर हैं और एक अंग जाने से या पूरा का पूरा शरीर चले जाने से भी कुछ अंग जो काम कर रहे हैं वह दूसरों की तुलना में कहीं ज़्यादा काम करते हैं, पूरे अंग की तुलना में ज़्यादा काम करते हैं। कई ऐसे सारे लोग इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने सिर्फ दिमाग की बदौलत बहुत सारी किताबें लिखी जो हिस्ट्री बन गई, हिस्ट्री बन रही है। स्पोर्ट्स में भी इनका सानी नहीं है, डांस आर्ट में भी सानी नहीं है। यहाँ कई सेंटर हैं रांची में, प्राइवेट भी संस्थानों की, ये निजी संस्थानों के भी और सरकारी भी। लेकिन दिव्यांगता के प्रति हमारा जो नज़रिया है वह नज़रिया कानून होने के बावजूद बहुत सही नहीं है। किसी को कुछ नाम दे देते हैं, उसका अंग कोई नहीं है तो किसी को कुछ नाम दे देते हैं। नाम देकर चिढ़ाना भी है और नाम देकर के एक रिवाज सा बन गया है कि जो जिस अंग से नहीं है उसको उस नाम से पुकारो, और वो भी मान लेता है क्या करें, हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है। हमारे झारखंड में उदाहरण है, एक आईएएस हैं जो सेक्रेटरी रैंक में पहुंच चुके हैं, डीसी रह चुके हैं, और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। अच्छे अच्छे फुटबॉलर हैं, क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। यह दिव्यांगता क्या है, कानूनी संरक्षण क्या है, इनके संवर्धन के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें स्टॉक होल्डर हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं झारखंड हाई कोर्ट की अधिवक्ता खालिदा हया रश्मि, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं जितेंद्र यादव जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाल संरक्षण केंद्र, बाल पुनर्वास केंद्र के निदेशक हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं सच्ची कुमारी, जो छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के सचिव हैं और लंबे समय से, मुझे लगता है कि 2-2.5 दशक से काम कर रही हैं उन बच्चों के बीच, महिलाओं के बीच में। कानूनी संरक्षण क्या है बच्चों का, यहाँ से शुरू करते हैं। फिर सरकार का दायित्व क्या है, समाज का क्या दायित्व है, और जो सेंटर चला रहे हैं वो लोग कैसे सेंटर चला रहे हैं, सच्ची कैसे काम कर रही हैं पूरे झारखंड में घूम घूम करके, और उनको क्या परेशानियां आती हैं। इस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं खालिदा जी से। एक तो ये हम जानना चाहते हैं कि जो दिव्यांग हैं उनके संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार की तरफ से जो कानून है वो कानून क्या है? सरकार के कानून तो है ही, इंटरनेशनली भी बहुत सारे लॉज हैं, कन्वेंशंस हैं, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, वो है। एंड दैट इज़ वो इक्वली रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स में भी आता है। एंड यूनाइटेड नेशंस कभी भी उन दोनों चीज़ को डिफ़र नहीं करता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये बताया कि कोई नाम देकर हमें उन्हें पुकारना नहीं चाहिए, वो हमारे सोसाइटी के पार्ट है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अहम हिस्सा है हमारी सोसाइटी के, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। 15% ऑफ द पॉपुलेशन उनका है, और हमारे कंट्री में 3% है एज़ पर द सेंसस ऑफ 2011। अभी वो बढ़कर और भी ज़्यादा हो गया होगा। तो लॉ जो है बहुत उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लॉ तो है राइट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है 2016 में। उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़, अलाउंसेस, स्कॉलरशिप देने की बात है, लेकिन वो हमें ये देखने की का ज़रूरत है कि वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है ग्रास रूट लेवल में, लोगों को कितना मिल पाया है, कितने लोग अवेयर है इस सिचुएशन में। क्योंकि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के अंदर।
हमारे अंदर जो एक भाव होना चाहिए एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्ट देम द वे दे आर, जिस यूनाइटेड नेशन का एक बहुत अच्छा लाइन है कि जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करना है, वो हम कहाँ कर पा रहे हैं। हम अगर एक नाम दे देते हैं तो उसको एक्सेप्ट वहाँ कहाँ कर पा रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी आ जाता है, वो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी भी वायलेटिव है। लेकिन अगर आप बात करिएगा लॉ का फंडामेंटल राइट्स का भी, तो फंडामेंटल राइट्स तो केवल स्टेट के अगेंस्ट क्लेम किया जा सकता है। अगर कोई आपका राइट निजी इंसान इंडिविजुअल अगर वायलेट कर रहा है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या लॉज है? कोई स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं है। हमें एक अच्छा लॉ का ज़रूरत है जो कि इनको सशक्त करने के लिए काम आए। बिकॉज जैसे हमने देखा है कि ST SC OBCs के लिए बहुत अच्छे कानून आए हुए हैं, माइनॉरिटी लॉज आए हुए हैं, एट्रॉसिटी ऑफ ST SCs आए हुए हैं। उस तरीके से कोई माइनॉरिटी रिलेटेड, क्योंकि ये भी एक माइनॉरिटी के पार्ट हो जाते हैं। जब हम बोलते हैं कि केवल 3% इनका पॉपुलेशन है तो ये भी तो माइनॉरिटी है ना, तो इनके लिए भी कोई अच्छा लॉ होना चाहिए। एंड इन्हें मार्जिनाइज्ड किया गया है। ये जो इशू है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का, ये बहुत ही अनटच्ड इशू है। लोग इसके बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेंडर्स निकलते हैं उन टेंडर्स में कोई क्लॉजेस होते हैं क्या कि इनका सुविधा को देखते हुए आपको निर्माण करना है? हमने आज तक ऐसा कोई भी नहीं देखा। हम अगर बात कर ले रांची का या झारखंड का बेस्ट स्कूल्स का नाम ले लीजिए, वहाँ उनके फैसिलिटीज़ के का ध्यान रखा गया है? एक भी स्कूल में ऐसा नहीं है। कोई स्कूल है जहाँ पे रैंप वॉक्स है, सीढ़ी नहीं है और उनके लिए रैंप वॉक्स है या फिर उनके लिए लिफ्ट्स है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, बट मुझे हमेशा ये फील होता था कि 3rd फ्लोर में हमारा लाइब्रेरी होता था, तो वहाँ मैं तो चली जाती थी, मुझे भी जाने में दिक्कत होता था कि 3rd फ्लोर तक चढ़ना होता है इतना भारी किताब लेकर, बट वहाँ तक उनके लिए जाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उनका राइट टू लाइब्रेरी नहीं है क्या? एक्सेस टू द लाइब्रेरी नहीं है? मॉल्स यहाँ पे आप जितने भी देख लिए, शॉपिंग एरियाज जो भी हो गया, जितने भी सिनेमा हॉल्स हो गए, उनके हिसाब से रैंप आप वॉक का आपका कोई प्रबंध नहीं है। आप जो भी डिपार्टमेंटल जो बिल्डिंग्स है अभी जो नए बन रहे हैं उसमें रैंप वॉक्स होते हैं, लेकिन जो पुराने ऑफिसेस का बिल्डिंग्स है वहाँ भी एक्सेस नहीं है। तो सीढ़ी में व्हील चेयर लेकर चढ़ना एक इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान कौन रखेगा? गवर्नमेंट को बहुत इसमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, सोसाइटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर नहीं, अभी हम लोग कंसंट्रेट हों कानून के बारे में। थोड़ा सची से बात करते हैं, फिर जादवी से बात करते हैं, उसके बाद हम आते हैं आपकी तरफ फिर लौट करके। आपने जो काम करना शुरू किया, कैसे काम करें, कैसे प्रेरणा मिली कि हम इनके बीच में काम करें? संस्था समाज के जो वंचित लोग होते हैं उसके लिए काम करती है। तो हम महिलाओं के ऊपर काम कर रहे थे, बच्चों के लिए काम कर रहे थे, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे थे। लेकिन काम करते करते ऐसा आभास हुआ कि समाज का एक हिस्सा है जो वंचित है और हाशिए पर है, और वो है विकलांगजन, जो किसी भी तरीके से चलन बाधा से, श्रवण बाधा से मूक हैं, बधिर हैं या बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी समाज में बिल्कुल भागीदारी नहीं हो पाती है और उनको समाज बिल्कुल हेय दृष्टि से देखता है। और एक समय था जब ऐसे लोग जिनके अंदर में कुछ शारीरिक कमी रहती थी, किसी प्रकार से वो विकसित नहीं हो पाते थे सामान्य तौर पर, तो या तो वो बेगिंग करते थे या घर के किसी एक कोने में उपेक्षित होकर के रख दिए जाते थे, या शर्म से और झिझक से परिवार के लोगों के सामने उनको नहीं लाते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनके घर में अगर कोई बेटियां हैं तो ब्याही नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है कि उनके परिवार में असामान्य बच्चे पैदा हुए हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या जब बहुत ज़्यादा दिखने लगी, तब हम लोग भी कई सेमिनार वर्कशॉप में गए, जो कानून है वो कानून पढ़े, के बारे में जाने, और समाचार पत्रों में और सरकार की जो पहल है उसके बारे में जब हम लोगों ने सुना, तब हमारे संस्था ने यह निर्णय लिया कि हमें
बृहद पैमाने पर दिव्यांगजनों के साथ जो समाज का एक वंचित वर्ग है उसके लिए काम करना चाहिए, और यहीं से प्रेरणा मिली। और तो आप जब काम करने गई तो वहाँ पर जो घर के लोग थे उनका क्या भाव था उनके प्रति, उन बच्चों के प्रति, उन लोगों के प्रति जो लोग मैंने शरीर से अपंग थे या किसी ढंग से विकलांग थे? एक भाव तो यह था कि ये कोई दैविक प्रकोप है। नहीं, है तो दो तरह का, एक तो दैविक भी है जी, और एक जो दुर्घटना घट गई उसकी वजह से भी है जी, दोनों तरह से है। एक अनुवांशिकी है जो विकास का अपना दौर है उसकी वजह से है, वो सारे जैसे फ्लोराइड ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया, बहुत ज्यादा आयरन होना पानी में उसने भी बहुत ज्यादा परेशान किया, इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। कई वजहों से विकलांगता से ग्रसित हुए लोग, लेकिन एक चीज सामान्य पाया गया कि इस परिस्थिति में ज्यादातर लोगों के पास ये ज्ञान और जानकारी ही नहीं है कि ऐसे लोगों के राइट्स क्या है, हाँ, उनके राइट्स क्या है और ऐसे लोगों का जो निदान है वो कैसे हो सकता है। तो जैसे कि अपने यहाँ देखिए, अपने यहाँ 3-4 लोगों ने बहुत अच्छी पहल की। एक तो चेसायर होम बहुत बढ़िया पहल है, बहुत लंबे समय से, हमको लगता है कि 30-40 साल से वो चल रहा है, बहुत बढ़िया। मेंटल रिटार्डेड जो लोग हैं या शारीरिक रूप से वो हैं, और वो अद्भुत, मैंने जब वो डांस करते हैं तो लगता ही नहीं है कि उनके शरीर में ये अपंगता है जी। वो हमारे लिए अद्भुत है। इसी ढंग से 2-3 सेंटर और लोगों ने बाद में खोले इसके, सरकारी सेंटर भी है, आप लोग भी शायद कुछ चला रही हैं जी। तो ये राइट्स जो है खास करके जो मेंटल रिटार्डेड है उनके लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाता है, माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी जी। एक तो समझ नहीं पाना, मूक होना जी। उनके साथ कुछ हो रहा है और बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है जी। तो ऐसे लोग के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी प्रेरणा से आए या कोई पढ़ाई करके आए, जैसे अलका निजामी है, अलका निजामी ने बहुत बड़ा काम किया अपने आप में, अद्भुत है वो काम आप जो कर रही हैं। तो कहाँ से ये लोग आते हैं और कैसे काम करते हैं? इस फील्ड में 2 तरह के लोग हैं, एक तो प्रोफेशनल्स हैं जो पढ़ कर आते हैं, कोई DMR करके आते हैं, कोई बैचलर डिग्री करके आते हैं डिफरेंट डिसेबिलिटी के ऊपर, कोई मनोविज्ञान की पढ़ाई करके आते हैं, तो कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं। लेकिन इस फील्ड में प्रोफेशनल्स का और सोशल वर्कर का दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल्स पैसे खर्च करके पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनके परिवार की और उनकी खुद की एक अपेक्षा होती है कि उनको इसके हिसाब से कुछ रिटर्न मिले। लेकिन सोशल वर्कर के लिए ये सब चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती हैं, पर इस फील्ड में दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तकनीकी ज्ञान के बिना और जज्बे के बिना और नजरिए उनके प्रति एक सकारात्मक नजरिए के बिना काम हो पाना बहुत मुश्किल है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि अभी तक शहरी क्षेत्र में अगर किसी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो वैसे फैमिली में लोग अच्छे से केयर करते हैं। दिव्यांगता के मामले में होता क्या है कि हर एक दिव्यांग के साथ एक आदमी केयर टेकर के रूप में चाहिए होता है। और जो गरीब परिवार है या कृषक फैमिली है वो एफर्ट नहीं कर पाता है इस चीज़ को। ऐसे परिस्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र के और निर्धन परिवार के दिव्यांग हैं उनको कानून से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उनको पता भी नहीं उनके राइट्स और जो उसकी मानवीय ये दिव्यांगता को कैसे ठीक किया जाए या दिव्यांगता से संबंधित क्या विशेष कानून है, इसकी बात तो छोड़ दीजिए। जो सामान्य ह्यूमन राइट्स के मामले होते हैं कि अगर उसने शौच कर दिया है तो कपड़े तुरंत चेंज होने चाहिए या साफ होने चाहिए, बदन पे मक्खियाँ नहीं बैठनी चाहिए, ये जो सामान्य स्वच्छता की बात होती है या ह्यूमन राइट्स की बात होती है वह भी वहाँ पर नहीं दिखता है। क्योंकि परिवार की जो आपने तो कई प्रोग्राम किए, बड़े बड़े झारखंड लेवल पर प्रोग्राम किए, उस प्रोग्राम का इम्पैक्ट स्टेट लेवल पर कुछ पड़ा क्या? 1%, 2%, 5%? प्रोग्राम का इम्पैक्ट है कि गवर्नमेंट तो प्रयास कर रही है, लेकिन अभी जैसा कि रश्मि जी कह रही थी कि 3% दिव्यांग लोग हैं समाज के। RPDA 2016 जब आया है तो उसमें 21 प्रकार के दिव्यांगजन शामिल किए गए हैं।
तो दिव्यांगजनों की कैटेगरी में भी अगर हम देखते हैं तो जो चलन बाधा से ग्रसित दिव्यांगजन हैं वो सरकार के हर सुविधा को लेने में सबसे आगे रहते हैं। और बाकी खास करके मिलिट्री रिटायर्ड को सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा मुश्किल स्थिति सीपी की हो, सेरेब्रल पॉलिसी से जो ग्रसित होते हैं या जो बौद्धिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं, या हम आएंगे आपके पास थोड़ा, जितेंद्र यादव जी से बात करते हैं। आपका जो ये सेंटर है उस सेंटर्स में आप लोग अवेयरनेस और राइट्स के बारे में भी बात करते हैं, आप क्या करते हैं थोड़ा हमको ये बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि लोग जाने तो आपसे संपर्क करें। जी नमस्कार, मैं शुरू करूंगा इस मैडम रश्मि जी से। इनकी बातों से ही, इनकी बातों को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। आपने UNCRPD की बात करी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन है, और जो डिसेबिलिटी की सिचुएशन है, जो डिसेबल्ड लोगों के रिहेबिलिटेशन की बात है, उसको जनरलाइज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन ने इस कन्वेंशन को लाने का काम किया। इस कन्वेंशन के पहले हमारे देश में PWD एक्ट हुआ करता था, जो डिसेबल्ड लोगों के राइट की बात करता था, उनकी अपॉर्चुनिटी की बात करता था, और उनके इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता था, इक्वल राइट की बात करता था, और उनके राइट के प्रोटेक्शन की बात करता था। चूँकि यह इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन है, भारत समेत सैकड़ों देशों ने इस पे अपनी सहमति व्यक्त की है, सिग्नेचर किया है। इंडिया ने भी हस्ताक्षर किया है, सिग्नेचर किया है। मतलब इंडिया बाउंड हो गया है कि उस कन्वेंशन में जो भी प्रोविजंस हैं PWD के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, वो अपने देश के पर्सन विद डिसेबिलिटी को प्रोवाइड करे। फलस्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में UNCRPD के पैटर्न पे एक नया एक्ट लाने का काम किया, जिसको हम RPWD एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं। चूँकि UNCRPD बहुत विस्तृत है, और उसी पैटर्न पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PWD एक्ट 1995 को अलाइन किया है, उसमें अमेंडमेंट किया है, और RPWD एक्ट 2016 लागू किया है देश में। तो हम कह सकते हैं कि RPWD एक्ट भी जो भारत का एक्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, काफ़ी विस्तृत है। और उसी एक्ट के क्रम में हमारा केंद्र भी इस्टेब्लिश हुआ है, और हमारे जैसे CRC, जैसा कि समेकित क्षेत्रीय केंद्र शार्ट में हम इसको बोलते हैं, जो CRC का कंपोजिट रीजनल सेंटर का एब्रिविएशन है CRC। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। उस एक्ट में अधिकारों की भी बात है, संरक्षण की भी बात है, जैसा कि मैडम अभी बाधा मुक्त वातावरण की बात कर रही थी। बाधा मुक्त वातावरण सृजित करने का भी काम है, शिक्षा को बाधा मुक्त बनाने का काम है, या हम संक्षिप्त में कहें तो वो समस्त बैरियर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के एक सामान्य जीवन जीने में बाधा उत्पन्न करता है, रोड़ा उत्पन्न करता है, उसको समाप्त करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का है RPWD एक्ट का। और इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी बेहतर हो सकता है, जो भी संभव हो सकता है, आप कह सकते हैं कि हमारे CRC का ऑब्जेक्टिव है। जैसे अभी बात चल रही थी कि अवेयरनेस या सेंसिटाइजेशन एक बहुत बड़ी बाधा है उनको अपने अधिकारों को अवेल करने में। तो हमारा केंद्र सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस का काम निरंतरता के साथ कर रहा है। इवन हम कह सकते हैं लॉकडाउन पीरियड में जब सब कुछ लॉक था, तो हमारे डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत उनके निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने सैकड़ों ऑनलाइन प्रोग्राम संचालित किए हैं डिफरेंट मुद्दों पे, जिसमें इनके अधिकारों की भी बात है, इनके अधिकारों के संरक्षण की भी बात थी। और हमने कोशिश करी है कि हम ग्रासरूट लेवल तक रहने वाले जो थोड़े से अवेयर लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ें और उनको सेंसिटाइज करें, ताकि वो उस पर्सन विद डिसेबिलिटी जो ग्रासरूट लेवल पे रहता है उसके रिहेबिलिटेशन में
अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर सके, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे केंद्र का जो उद्देश्य है उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सके। निश्चित रूप से इसके अलावा भी हम लोग सेंटर वेस्ट जो भी उनके रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज हैं, निश्चित रूप से ये एक्ट के अनुपालन की भी बात है, उसको हम लोग यथासंभव उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सेंटर भी चलाते हैं क्या? बच्चों को रिहेबिलिटेट करने वाला सेंटर भी चलाते हैं क्या? बिल्कुल, हमारा जो केंद्र है वहाँ पे क्लिनिकल और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज कंटिन्यूटी के साथ चलती हैं। माने रेजिडेंशियल है या लोग आते हैं ले जाते हैं, क्या है? नहीं, रेजिडेंशियल नहीं है, ये डे केयर सर्विस है। 9 to 5:30 मंडे टू फ्राइडे हमारा सेंटर चलता है। अच्छा। और जब हम चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड या पर्सन विथ डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो हम पाते हैं असेसमेंट के बाद कि उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको थेरेपेटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, उनको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, उनको आर्टिफिशियल लिम्स एंड डिवाइसेज की ज़रूरत होती है, उनको असिस्टिव डिवाइसेज की ज़रूरत होती है, उनको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। ये सारे कार्य हमारे केंद्र में विभिन्न जो प्रकल्प स्थापित हैं उनके द्वारा संचालित होते हैं। बढ़िया। ये दिन में जी, एक तो ये लीगल पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा की कि उनके राइट्स क्या हैं। अब इसमें सरकार का रोल क्या है? रश्मि जी आप बताइए, सरकार की भूमिका कहाँ आती है? सरकार की एक भूमिका में तो एक सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, जितेंद्र जी, जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं। सचिव भी बता रही हैं कि उनके साथ भी कई प्रोग्राम किया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो पूरा है कि कुछ और होना चाहिए? कोई भी कंट्री चलाने के लिए सरकार जो पिलर्स होते हैं हमारे कंट्री के, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, सारे पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें सरकार का रोल फॉर द सोसाइटी एट लार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विद रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। इसमें ये देखा जा रहा है कि मैं पढ़ रही थी रिसेंटली, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का वेबसाइट में मैं चेक कर रही थी। उसमें साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, वहाँ पे अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को। इवन हमें ये हम लोग को ये पता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये स्कीम है जो 12th क्लास के बाद के जो बच्चे हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के हैं, तो उन्हें अलाउंसेस मिलते हैं विद रिगार्ड टू पेट्रोल में उनको कंसेशन मिलता है। बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं जिनके बारे में किन्हीं को पता भी नहीं है। जो रूल्स हैं, जो एक्ट्स हैं, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 का जो अभी अमेंड करके 2016 का बनाया हुआ है, उसमें ये बात कहता है इंटीग्रेटिंग द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विद द नॉर्मल मेन स्ट्रीम सोसाइटी। उस पर सरकार कितनी काम कर रही है। आप किसी स्कूल में चले जाइए एडमिशन दिलवाने के लिए बच्चों को, वहीं पे आपको डिस्करेजमेंट वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपका स्ट्रगल वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि द स्कूल इज़ नॉट रेडी टू टेक एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो ये बहुत बड़ा इशू है एंड इसके ऊपर रूल्स हैं, लॉज हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। जहाँ तक बात है अलाउंसेस देने का पर्सन विद डिसेबिलिटी का, मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि अभी जब से लॉकडाउन और पेंडेमिक का सिचुएशन आया है, बहुत लोगों का जो पेंशन मिलता था, अलाउंसेस मिलते थे, वो रोक दिया गया है। तो दे हैव ऑल्सो अप्रोच द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो अभी उनको मिला है कि नहीं मिला पता नहीं, लेकिन वो पिछले कई महीनों से उन्हें नहीं मिल रहा है अलाउंसेस। स्कॉलरशिप की बात आती है, जो हमारा एक्ट है वो बात करती है स्कॉलरशिप के लिए, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है, वो भी देखने वाली बात है। दूसरी बात है कि जो द रेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या मेजर्स लिया जा रहा है। अवेयरनेस तो है, लेकिन उसको अवेयरनेस को कितने दूर तक पहुंचाया जा रहा है। मैडम जैसे अभी बता रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में उनको ह्यूमन राइट्स का जो बेसिक लॉज है उसके बारे में भी पता नहीं है, तो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में कितना पता होगा। तो इस गैप को कौन फिल करेगा? गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? कैबिनेट में कभी इसके बारे में डिस्कशन होता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने तो किया ना भाई, कि गवर्नमेंट ने साउथ के जितने रेलवे स्टेशन पर आप चले जाइए, हवाई अड्डों पर भी चले जाइए, तो उनके लिए अलग व्यवस्था है। अपने यहाँ रेलवे स्टेशन पर वो व्यवस्था नहीं है कि उनके लिए रैंप बना हुआ हो, लेकिन ये आपको लिफ्ट है, लिफ्ट की व्यवस्था है।
दूरदर्शन में भी आप देखिए यहाँ भी व्यवस्था हो रही है, स्कूल्स में नहीं है। तो ये हम यादव जी से जानना चाहेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा कि ये नामांकन जो मुश्किल है, मेरी जानकारी में जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों को, उनको मिलना चाहिए। अभी नई नीति जो आई है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा राइट्स उनको दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट क्या आपका क्या अनुभव रहा है यादव जी? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए रैंप तो दोनों जगह होना चाहिए। जो एक्ट है वो सेम है। गवर्नमेंट में चूँकि गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट का कंपल्सन है, यदि आप रूल को वायलेट करते हो तो निश्चित रूप से आप पेनलाइज किए जाओगे। यदि एडवोकेसी होती है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लेकर के एडवोकेसी और डीपीओ ग्रुप भी हैं जो आगे आते हैं। लेकिन ये बात कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल्स के साथ नहीं हो पाती है। ये एक शोध का और कंप्लेन भी हमको लगता है सीबीएसई तक या आईसीएसई तक नहीं जाता है। जो उसके लोग चलाते हैं उन तक कंप्लेन अगर होता और वो एक्ट नहीं करते तब बात बनती। यहाँ अगर इनसेंसिटिव लोग हैं तो हो सकता है कि वहाँ सेंसिटिव लोग होते। कंप्लेन भी करने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। एक चीज सर और मैं ऐड करूँगा कि ये हम प्रोफेशनल्स को भी अवेयर होने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी। इसके लिए गवर्नमेंट तो अपना रोल प्ले कर रही है, कोशिश कर रही है। रोल ऑफ सोसाइटी पर हम आएंगे, पेरेंट्स पर भी आएंगे। पहले इस पर हम लोग डिस्कस कर लें कि उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है उस राइट्स को तो आपको देना ही देना है ना। बिल्कुल देना है। और अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर वही है, जुडिशरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। या तो उसके हेड्स को लिखा जाए या जुडिशरी में जाया जाए, यही रास्ता है। और सर जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उसमें सेंट्रल में एक चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का ऑफिस है और एक नहीं वो भी है, वहाँ भी रैंप नहीं है, एडवाइजरी कमेटी। लेकिन इतनी अच्छी वकील हैं कि यहाँ जाकर के अपनी समस्या कुछ हद तक समाधान पाया जा सकता है इनसे। और इन सेम वे हर स्टेट में एक स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर भी है। गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अनुपालन में इस तरह के जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इस तरह का अपॉइंटमेंट किया है। झारखंड स्टेट में भी है। हम अपनी बात वहाँ पे रख सकते हैं और वहाँ से इसका समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो इनिशियल लेवल पे या स्कूल लेवल पे यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो उसके सीनियर्स लेवल पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, यदि हम उन तक जाते हैं तो ये बात निश्चित रूप से समाधान योग्य है और समाधान होता भी है। ज़रूरत है हमें एडवोकेसी करने की। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के इस तरह की समस्या मुकदमे के इस तरह के केसेस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट का भी प्रोविज़न है। मुझे लगता है झारखंड में भी है। हम वहाँ भी जा कर के अपनी इस तरह की समस्याओं का समाधान कोर्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और समाज को दे सकते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी को दे सकते हैं। ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं। जहाँ तक सर बैरियर फ्री की बात हो रही थी, साउथ इंडिया ही नहीं, मैं तो अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को फर्स्ट फेज में बैरियर मुक्त बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट किया था और उसी का प्रतिफल है उसके इम्प्लीमेंटेशन का कि वहाँ पे लो फ्लोर बसें चल रही हैं और ऑटोमेटिक वो डोर खुलता है। आप रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो उसको रेलवे कंपार्टमेंट के लेवल पे लाया गया है ताकि व्हीलचेयर यूजर इजली अंदर जा सके। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कंपार्टमेंट है उसका डोर काफ़ी चौड़ा बनाया गया है ताकि उनके लिए सुविधा हो। साथ ही साथ मेट्रो और अन्य हमको वहाँ पे उदाहरण देखने को मिल जाएगा। और इन फ्यूचर गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी रिसर्च के बाद ये शुरुआत है और जोर भी दिया जा रहा है कि जो भी डिज़ाइन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, टीचिंग लर्निंग का हो, यूनिवर्सल हो, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए भी उतना ही एक्सेसिबल हो जितना एक सामान्य व्यक्ति के लिए है। तो ये सब कानून का जो लेकिन सच्ची हमको लगता है कि अफसरों को जितना सेंसिटिव होना चाहिए इस मामले में, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है जी। जो रश्मि कह रही है, यादव जी कह रहे हैं, यादव जी तो सेफ करेंगे ही, करना चाहिए जहाँ है वो बात भी बता रहे हैं और वो ये हो रहा है, ये होना चाहिए। हम ये करें जितना सेंसिटिव जिनको होना चाहिए, जो बिल्डिंग का नक्शा बना रहे हैं उनको ज़रूरत है कि उनको सेंसिटाइज ज़्यादा किया जाए जी। अभी देखिए जो स्कूल चला रहे हैं उनको सेंसिटाइज थोड़ा ज़्यादा कीजिए। स्कूल के अंदर मैं तो इससे भी थोड़ा
मेरा मतांतर होता है कि हम सिर्फ भौतिक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बात कर रहे हैं। अगर रैंप बन भी जाए लेकिन बच्चे की घर की जो दूरी है स्कूल तक, हाँ, वो भी काफ़ी बाधापूर्ण है। दूसरी बात है कि बच्चे को ला करके फिर घर सुरक्षित ले जाना, स्कूल का माहौल कितना सुरक्षित है, क्लासरूम के अंदर कितना इंक्लूसिव वातावरण है, और क्या स्कूल तैयार है आज के समय में 4 दिव्यांग बच्चों को संभालने के लिए। तो सरकार को इन सभी चीज़ों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यालय में ऐसे प्रोफेशनल्स की बहाली करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ ने कम्युनिटी के लोगों को ट्रेंड किया, अभिभावकों को ट्रेंड किया, क्योंकि जो रिसोर्स सेंटर्स ब्लॉक लेवल पे बनाए गए हैं, जादू जी हैं, सिर्फ 2 लोग वहाँ पे हैं प्रोफेशनल, और एक ब्लॉक के अंदर 250 से 300 स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे हर विद्यालय में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए दिव्यांग बच्चों को कैसे टैकल करेंगे इसके लिए। तो माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा असुरक्षित हो जाएगा विद्यालय के अंदर जाकर। एक चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। एक चीज़ ऐड ये करना चाहते हैं तीनों लोगों के लिए है कि स्कूल के जो टीचर हैं उनको जो ट्रेनिंग मिली है उसमें अतिरिक्त ट्रेनिंग उनको नहीं जोड़ी गई है, इसीलिए अलग टीचर देने की बात की गई है। तो एक तो रास्ता ये हो सकता है कि उन्हीं को फिर से रिफ्रेशर कोर्स चला के जैसे भी हो तत्काल ट्रेन किया जाए कि सेंसिटाइज हो वो, और वो बच्चे के दुख दर्द को समझ सकें। और जैसे ही आपके पास क्षमता हो, हैसियत हो जाए, तब आप एक टीचर बहाल करिए, 2 टीचर बहाल करिए जहाँ जैसी जरूरत है। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है, और क्लासरूम के अंदर को भी इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। अब आप समान तरह का बेंच रखेंगे तब तो नहीं, तो सभी बच्चे तो इसमें नहीं बैठ सकेंगे। तो हो सकता है किसी बेंच का पैर थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा, एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये सुगमता वाली जो बात है और पहुंच वाली बात है कि संसाधनों तक पहुंच वाली बात, ये 2 चीज़ सरकार को हर विद्यालय में, हर सरकारी दफ्तर में करना ज़रूरी है। और अभी एक चीज़ सकारात्मक है कि कम से कम पहल है कि दिव्यांगता पेंशन मिल जाना चाहिए उनके लिए, UDID जो एक विशेष पहचान कार्ड होता है वो बनाना। लेकिन अभी तक जो ये कहाँ से बनता है UDID कार्ड? ये ऑनलाइन होता है जो अच्छा। दिव्यांगजनों के लिए एक तो विशेष पहचान पत्र, हाँ, प्रज्ञा केंद्र से में भी जाके करा सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि यह बात पंचायत प्रतिनिधियों को मालूम है कि नहीं कि उनका जो प्रज्ञा केंद्र है वहाँ से उनको ऑनलाइन ये भेजा जा सकता है UDID के लिए? कुछ लोगों को मालूम है, अगर वो किसी मीटिंग में गए हैं, कोई सेमिनार में गए हैं, और नहीं तो बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधियों को ये बात मालूम नहीं है, और अगर मालूम भी हुआ है तो वो निकल गया है दिमाग से, क्योंकि प्राथमिकता सूची श्रेणी में नहीं आ पाई है। तो ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि हम एक समावेशी वातावरण का निर्माण कैसे कर सकते हैं। जो समुदाय है, अभिभावक है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो सेवा प्रदाता हैं, चाहे हमारी सहिया हों, आंगनबाड़ी सेविकाएं हों, हमारे टीचर्स हों, इन लोगों को हम दिव्यांगता पर एक छोटा, जिसके बारे में अभी शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश भी कर रही है कि 3 महीने का एक कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स डिज़ाइन कर रही है, जिसमें कि ऐसे सेवा प्रदाताओं के लिए वो प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। अगर ऐसा प्रशिक्षण होता है तो शायद इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे समाज में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जो प्रयास हुए हैं वो वेलफेयर अप्रोच से है। कहने का तात्पर्य है कि हम दयापूर्ण तरीके से या कुछ दे दें, या सिर्फ उनकी आवागमन की जो बाधाएं हैं उसको दूर कर दें। लेकिन भागीदारी, अधिकार, सम्मान और हर व्यक्ति के अंदर की जो प्रतिभा है, और हर दिव्यांग व्यक्ति कुछ अगर करना चाहता है तो उसको वो अवसर कैसे प्राप्त हो सकेगा, ये एक बड़ा चुनौती है। जिसके लिए कि अगर किसी परिवार में, एक परिवार है लेदो उरांव का बेड़ो में, जिसको लेकर के अभी काफ़ी मीडिया में चर्चा हुई और प्रशासन भी काफ़ी इसमें सक्रियता दिखाई।
अखबार में एक समाचार छपने के बाद 3 बच्चे दिव्यांग हैं। ऐसे परिवार के लिए अगर हम सरकार अगर कोई पहल करती है तो अगर वन टाइम के लिए कोई इक्विपमेंट दे दिया, मतलब असिस्टिव डिवाइस जिसको बोलते हैं, सहायक उपकरण दे दिए हम, या थोड़े समय के लिए कुछ अनाज दे दिए या कुछ कर दिए, तो सिर्फ इससे बात नहीं बनती है। एक समेकित योजना उस फैमिली के लिए, जिस परिवार में दिव्यांग व्यक्ति है और जिसके लिए जिस दिव्यांग की निर्भरता किसी और के ऊपर है, जो स्वयं से अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को, दैनिक ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के परिवार के लिए समेकित योजना बनाई जानी चाहिए। ये नहीं कि 3 परिवार, एक ही परिवार के 3 बच्चे हैं तो भी वही 1-1 हज़ार रुपया दिव्यांगता पेंशन और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसमें तो माँ बाप दोनों उसी में लगे हुए हैं, तो क्या खाएंगे, क्या जिएंगे? उनका खेत खलिहान तो खाली पड़ा रहता है, और कब तक वो दया और भीख पे निर्भर करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक से ज़्यादा दिव्यांगजन हैं, ऐसे दिव्यांग हैं जिनके लिए 1-2 केयरटेकर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनके अंदर कुछ प्रतिभा है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो समेकित योजना बना करके इन योजनाओं पर काम करने से। आपके कार्य क्षेत्र में किसी एक पंचायत की आपको याद है जहाँ की जनप्रतिनिधि ने ऐसा काम किया हो, सेंसिटाइज किया हो, या इतना सेंसिटाइज हो कि उसके लिए कुछ काम किया हो? एक भी पंचायत याद है आपको? एक पंचायत है, जरिया पंचायत में उर्मिला देवी हैं, जो कभी हमारी कार्यकर्ता ही हुआ करती थी और 2 बार पंचायत मुखिया के रूप में चुनी गई हैं। वो अच्छा काम कर रही है, कार्यकर्ता होने की वजह से वो सेंसिटाइज है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा। तो वो अभी दूसरी बार मुखिया चुनी गई हैं, हो सकता है तीसरी बार चुनी जाए। तो उन्होंने अच्छा काम किया है, और हम लोगों ने वॉलेंटियर्स की काफ़ी जो संख्या है, काफ़ी वॉलेंटियर्स तैयार किए हैं कम्युनिटी से ही। तो जो विकलांगता के क्षेत्र में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, ये आज अगर आप 10 लोगों को एक गांव में जा कर के पूछें कि विकलांगता को प्रिवेंट कैसे करना है, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको मानवीय व्यवहार कैसे करना है, तो ये चीज़ आप पाएंगे। खास करके गुमला, भरनोस, इसई, नगड़ी। थोड़ा सा हम ज़्यादा इससे एक चीज़ जान लें, ये जो बता रही हैं कि एक ही परिवार में सब लोग हैं, तो सबके लिए बराबर है, कुछ अलग से पैकेज की बात है और अलग से कोई व्यवस्था की बात है? कानून क्या कहता है? जिस बच्चे की मैडम चर्चा कर रही थी, लेदो उरांव, शायद वही बच्चा है जो हमारे केंद्र पर आया था, और वो विभिन्न जगहों से होता हुआ हमारे तक पहुंचा था। और हमारे तक पहुंचा क्या था, मतलब हमें किसी माध्यम से पता चला था, पेपर में भी हमने पढ़ा था, तो हम लोगों ने स्वयं संपर्क करके उसको अपने यहाँ बुलाया था। और उसके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को हम लोगों ने लाभान्वित किया था। तो कानून ये कहता है कि यदि 3 लोग विकलांग हैं तो आप तीनों को लाभान्वित करिए। जहाँ तक उसके लिए विशेष पैकेज या विशेष कंसिडरेशन की बात है, निश्चित रूप से मैं इस बात से एग्री करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। जब RPWD एक्ट 2016 इम्प्लीमेंट होना था या फिर पार्लियामेंट से उसको पास कराना था, उसके ड्राफ्ट को वैलिडेट कराने के लिए तमाम DPO से, NGO से, इस तरह के सीनियर्स लोगों से राय ली गई थी, भेजा गया था। शायद यह राय उसमें न शामिल हुई हो। इन फ्यूचर अमेंडमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, और मैं तो आह्वान। एक सवाल और जी, कि आपके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आया क्या पंचायती राज व्यवस्था से, या कोई विधायक जी आए क्या, कोई सांसद जी आए क्या कि भाई जैसा ये वाला मामला आप देखिए, आप जब से यहाँ हैं या कहीं जहाँ बाहर रहे हैं, कोई आया क्या विधायक, सांसद? सर, हमारे यहाँ मुझे लगता है कि महीने में 2-3 के सांसद महोदय के आ जाते हैं। कोई एम्पुटी है जिसका पैर कट गया है, किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत है, और बाकायदे वो पत्र लिख करके हम लोगों को भेजते हैं। मैं इनके पास लौटता हूँ पहले मैं फिर जारा जी की बात है। देखिए, मेरी बात को समझने की का प्रयास इस प्रकार से की जाए कि हम अगर अप्रोच भी करते हैं ना, तो उसको कुछ दे दीजिए, व्हीलचेयर दे दीजिए, उपकरण दे दीजिए। दिव्यांगता का मसला सिर्फ उपकरण तक देना नहीं है। और सिर्फ उसको एक राशन पैकेट देना नहीं है।
और 1,000 रुपया महीने में पेंशन दे देना नहीं है। अगर हम दिव्यांगता कानून 2016 की भी बात करें तो उसमें आरक्षण की बात है, सम्मान देने की बात है, भागीदारी देने की बात है। ये आरक्षण तो है, अपने यहाँ भी आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण जब वहाँ पहुँच पाएगा तब ना आरक्षण का लाभ मिलेगा, पहले तो वहाँ पहुँच पाना जी। है। तो इसमें अभी भी चाहे हम लोग भी कभी कभी मुस्कुरा पड़ते हैं। अभी आप लोग एक न्यूज़ पढ़े होंगे, बेड़ों में राशन वितरण हो रहा था और ये कोई जिसमें काफ़ी सरकारी पदाधिकारी गण भी शामिल थे। एक बच्चा आकाश उरांव वो ज़मीन पर घिसट रहा है और उसको कम से कम 20 लोग घेरे हुए हैं और उसको एक राशन पैकेट दिया जा रहा है, जबकि हम दिव्यांग जन को कभी भी ज़मीन पर नहीं बैठाते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि व्हील चेयर हो या हमारी तरह वो समान तरीके से बैठे। तो बात नज़रिया की है, फोटो सेशन हो रहा होगा। हाँ, तो बात नज़रिया की है। नज़रिया में बदलाव बहुत ज़रूरी है और हमारा जो अभी तक ध्यान सिर्फ उपकरण तक या कुछ दे देने तक है निर्धारित है, उससे अलग हट करके एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ कि जिस परिवार में दिव्यांग हैं उनकी क्या कष्ट हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो फिर उनको तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है, और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तकनीकी ज्ञान भी नहीं है, दोनों और कई तरह के अंधविश्वास भी हैं। अगर ये तीनों चीज़ जुड़े हैं एक साथ, तब तो ऐसे परिस्थिति में किसी संस्था को भी और सरकार को भी समेकित अप्रोच में ही काम करना पड़ेगा। रश्मि जी, थोड़ा सा कानून बताइए। कानून जो है, जो हमने सोसाइटी का रोल देखा, जो हमने गवर्नमेंट का रोल देखा, जो चीज़ें बदली जा सकती हैं, क्या क्या ऐड करना चाहिए ताकि उनको, जिसके समेकित विकास की बात कर रही हैं, कि संपूर्ण विकास हो उसका, सिर्फ यह नहीं मान करके भाई उसका फ़ोटो खींच लेना है, उसका ये कर लेना है, वो करना है, इसलिए अपना कर दिए। थोड़ा सा बताइए तो इसके बारे में। जो नेगेटिव अप्रोच ऑफ द सोसाइटी है, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव सोशल एटीट्यूड, वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। एंड लॉ को स्ट्रिंजेंट इन अ वे हम लोग बना सकते हैं जब पहले तो समाज समझे कि वो नेगेटिव एटीट्यूड है। वो तो मानता ही नहीं कि नेगेटिव एटीट्यूड है। पहले उसके दिमाग में यह बात जाए, उस सेंसिटाइज हो कि हम जो कर रहे हैं उससे उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। जी, तो वो तभी उनको समझ में आएगा। हमारे कंट्री में एक बहुत ही बड़ा लैक्यूना ये है कि एडॉप्टिविटी, हम लोग एडॉप्ट चीज़ों को नहीं कर पाते जल्दी से। एंड जहाँ तक का बात है, जब हम चीज़ों को क्रिमिनलाइज कर देते हैं, पेनलाइज कर देते हैं, तब लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। आप ट्रैफिक रूल्स को ले लीजिए, जब स्ट्रिंजेंट ट्रैफिक रूल्स नहीं थे तो लोग आसानी से वॉयलेट कर देते थे रूल्स को। लाइक जब अभी स्ट्रिंजेंट बन गया है, पेनल वैल्यूज़ बढ़ गए हैं, अमाउंट बढ़ गया है, तो लोग प्रिकॉशन लेते हैं। अब फ्रंट वाला सीट वाला भी हेलमेट लगाता, पीछे वाला भी लगाता। तो उसी हिसाब से जो लॉज है ना, उसे हमें क्रिमिनलाइज करना। अगर कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, कोई अगर इन अ वे ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा है जो उसको हर्ट कर रहा है, सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, डिफेमेटरी वर्ड्स यूज़, ऑफेंडिंग वर्ड्स यूज़ कर, तो उसको पेनलाइज करना पड़ेगा। उनके लिए कुछ क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट चाहिए, कुछ क्रिमिनल लॉज को इंक्लूड करना पड़ेगा उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो प्रोटेक्शन वहाँ से स्टार्ट होगा, लोग जानना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इससे अब बचना कैसे है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हम जेल जाए या कोर्ट जाए। तो ऐसे तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, जिस तरीके से महिलाओं का लॉ को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, एंड ये बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से महिला पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में भी आती हैं, उनको भी प्रोटेक्शन इक्वली ज़रूरी है। एंड ये तो बहुत वल्नरेबल ग्रुप है। जहाँ तक सेक्सुअल असॉल्ट, माफ़ करिएगा, हमको एक चीज़ कहना मैंने मजबूरी हो रही है कि जितने कानून सख्त बनाए गए उससे कहाँ कोई प्रभाव दिख रहा है। नहीं, जब तक सोसाइटी जो है सेंसिटाइज नहीं होगी, महिला सिर्फ भोग की चीज़ नहीं है, उसका भी अस्तित्व है, उसका भी सम्मान है। यह दिमाग अगर नहीं काम करता है, आप कितना हो कानून बना लीजिए, निर्भया कांड के बाद बहुत, इससे सख्त कानून क्या हो सकता है? पोक्सो जो है, उससे सख्त कानून क्या हो सकता है? उसके बाद भी अपने यहाँ, जिस झारखंड में होता ही नहीं था, जिस कम्युनिटी में जीरो था, वहाँ हो रहा है। तो हम कानून को सिर्फ बनाते जाएं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम बिना डंडे के भी सुधर सकते हैं अगर हमारे जनप्रतिनिधि सुधरने की दिशा में आगे बढ़े। तो रोल मॉडल तो हमारे वही है ना। बिल्कुल। और दूसरा बात जहाँ तक का है, सर बता रहे थे कि अगर गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे तो गवर्नमेंट कैन हेल्प।
गवर्नमेंट जो ऑफिसेज बैठा दिए गए हैं, काम के लिए बैठाए गए हैं, तो गवर्नमेंट को लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, घर घर जाकर अवेयर करना है। केवल खुद बैठ जाना और सोचे कि अगर प्रॉब्लम आएगा तो हम सोल्यूशन देंगे, उसमें भी सेंसिटाइजेशन की ही बात है, कोई सेंसिटाइज नहीं है। एम्प्लॉयज की कमी होगी, एम्प्लॉयज की कमी तो है ही, सब जगह एम्प्लॉयज की कमी है, लेकिन जो दिमाग है, जो सोच है, वो जब तक नहीं बदलता है, औरतों के प्रति हमारा नजरिया नहीं बदलता है, तो वो कहाँ से बदलेगा? ग्रास रूट लेवल से, स्कूल लेवल से बदलना होगा। जब हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जब हम स्कूल हम चूज करते हैं जहाँ देखते स्विमिंग सिखाया जाता है, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है, हम वो स्कूल कभी नहीं चूज करते जहाँ पे साइन लैंग्वेज सिखाया जाए, ब्राइल में आपको ब्रेल जो बोलते हैं स्क्रिप्ट सिखाया जाए, वो तो कभी हम लोग सोचते ही नहीं है। तो हम उनको इंक्लूड करेंगे कैसे? इंक्लूसिव कैसे बनाया जाएगा? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे तो नहीं बनाया, दिमाग में बचपन से जैसे अगर नर्चर करते बच्चों को, हम लोग जैसे सिखाते वो वैसा शेप ले लेते हैं। तो बच्चों के लेवल में सिखाना ज़रूरी है, बच्चों को बताना ज़रूरी है कि ये हमारी ही पार्ट है, ये हम ही है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा आपको सुविधा होगी ज़्यादा, इससे एक चीज़ पूछते हैं, जो बच्चे हैं दिव्यांग, उन बच्चों, एक बच्चे का जो दिव्यांग है दूसरे बच्चे के प्रति अप्रोच क्या है? वो भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करता है जैसे समाज में दूसरे लोग व्यवहार करते हैं, या वो सेंसिटाइज हुआ है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है? जब हम इंक्लूसिव सेटअप की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, तो जब हमने इंक्लूजन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है तो हम देखे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं। जैसे हमारा जो आईडीसी प्रोग्राम चल रहा है, आईडीएसएस प्रोग्राम चल रहा है, एक्चुअली सर ये इंक्लूसिव एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि एजुकेशन में बच्चे एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, तो इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में रख रहा हूँ। तो जब इस इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया स्कूल्स में, मीन्स मतलब ये था कि सामान्य बच्चों के साथ ही दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो देखने में आया है कि काफ़ी कुछ दिव्यांग बच्चों से सामान्य बच्चे, टाइम की मारामारी है इसलिए हम एक सब्जेक्ट पर तीनों की राय चाहेंगे। कहाँ अप्रोच करें बच्चे, गार्जियंस जो दिव्यांग हैं, उनके अभिभावक और वो बच्चे कहाँ अप्रोच कर सकते हैं ताकि उनका जो हक है हक मिले, दान नहीं मिले, दया नहीं मिले? एक तो है कि हर प्रखंड में एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए इनके लिए। जब तक नहीं है तब तक क्या करें? जब तक नहीं है तब तक सिंगल विंडो सिस्टम हो, हाँ, ये हम एडवोकेसी करेंगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक कहाँ अप्रोच करें? जब तक नहीं है तब तक जो प्रखंड लेवल की कमेटी होती है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, सीडीपीओ हैं, ये दो तो सीधे जिम्मेवार हैं इसके लिए, क्योंकि दोनों ही जगह से इस कार्यक्रम को देखा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान समेकित शिक्षा को प्रमोट कर रही है, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और सीडीपीओ ये दो हैं, क्योंकि विवेकानंद सहायता राशि के लिए चयन करना और अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना आईसीडीएस का रोल है। तो ब्लॉक लेवल पे ये दो है, और अगर कोई सामाजिक संगठन है तो सामाजिक संगठन को अप्रोच किया जाए, मुखिया को अप्रोच किया जाए, बशर्ते कि मुखिया इस इंफॉर्मेशन को कहाँ शेयर करना है ये मालूम हो, तो जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वहाँ किया जा सकता है। और हर जिला में एक कमेटी बनी है दिव्यांगता अधिकारिता कानून के तहत, उस कमेटी के लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है। स्टेट में स्टेट एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी सक्रिय नहीं है, मैं इसको खुलकर ही बोलती हूँ, मैं खुलकर ही बोलती हूँ, तो बोलती। और 4 महीने से डिसेबिलिटी कमिश्नर का पद हमारे यहाँ रिक्त पड़ा हुआ है, ये भी तो कानून के दायरे में। तो लॉकडाउन के चलते हुआ है, लॉकडाउन नहीं रहता तो नहीं होता शायद। सारे डिपार्टमेंट में तो सारे ये जिस तरह से महिलाओं के मुद्दे और महिलाओं के कानून आखिरी पायदान में रहते हैं, उसी तरीके से दिव्यांगता का मुद्दा उससे भी नीचे पायदान में है। औरतों ने संघर्ष किया, संगठनों ने संघर्ष किया, तो थोड़े ऊपर की सीढ़ी में आए हैं। दिव्यांग जनों को अभी बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। हाँ, जितेंद्र जी, बिल्कुल अप्रोच कहाँ आपके साथ ही आपसे सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो भी कमेटीज बने ब्लॉक लेवल पे, नया पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
निश्चित रूप से एक पेरेंट को उसमें ज़रूर शामिल किया जाए, क्योंकि उन बच्चों से रोज़ उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और वहाँ रख करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रोफेशनल्स को भी उसमें रखना चाहिए जो डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन या उनके एजुकेशन के लिए काम करता है। एक एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव को भी रखना चाहिए। उसके अलावा जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी तो वो तो बाध्यता है, वो रहेंगे ही। इन 3 लोगों को उस कमेटी में ज़रूर शामिल करें। और सिर्फ कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन तक की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट करके छोड़ देने तक की बात नहीं है। रेगुलर मॉनिटरिंग हो, रेगुलर उसकी मीटिंग हो और जो एजेंडा हो उस पर डिस्कस हो, मिनट्स हो और फिर नेक्स्ट मीटिंग में क्या प्रोग्रेस हुआ उस पर चर्चा पर चर्चा हो। मतलब रेगुलर ये चलने वाली प्रक्रिया के रूप में इसको अपनाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ऐसा करके एक आसातित मेरे हिसाब से तो हर डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी इश्यूज हो रहे हों, गवर्नमेंट का लॉज नोटिफिकेशन इतना स्ट्रिक्टली सर्कुलेट होना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के राइट्स को सिक्योर किया जा सके। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी इशू हो रहा है तो अगर कोई डिसेबल पर्सन वहाँ जाता है तो उसे प्रायोरिटी बेसिस में अटेंड करना चाहिए। और पुलिस स्टेशंस में अगर इश्यूज़ हो रहा है तो पुलिस को भी सेंसिटाइज करने की बहुत ज़रूरत है इस केस में, क्योंकि अभी रिसेंट स्टेटमेंट है हमारे CJI का कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस आपके पुलिस स्टेशंस में होते हैं। तो जो भी स्टेक होल्डर्स है सोसाइटी के, हम हैं, आप है, सबको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स जो चलते हैं, TV शोज़ चलते हैं, सिनेमास चलते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स ऐसे बनना चाहिए कि इससे लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए। एंड ये एक टाइम का नहीं होना चाहिए, वन टाइम सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये रेगुलर बेसिस में होना चाहिए ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के बाद फिर बात करें एंड इसको इम्प्लीमेंट करें ग्रास रूट लेवल में। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर एक प्रोविजन ऑफ लॉ वो समय हमारा ख़त्म हो रहा है, इसलिए जितनी बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने कही, विशेषज्ञों ने, उसमें है कि अगर आपके घर में कोई विकलांग है, दिव्यांग है, पास पड़ोस में है, तो वहाँ जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर हैं और CDPO हैं उनसे संपर्क करें। सेंटर्स है जादव जी के यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं और अपने मुखिया सरपंच के साथ तो बात करें ही, मुखिया और वार्ड कमिश्नर हैं, अगर वो जानते होंगे तो करेंगे। एक बात तो साफ है, गांधी जी ने कहा कि वैष्णव जनते तैने कहिए पीर पराई जाने रे। जब तक आप दूसरे की पीड़ा नहीं महसूस करेंगे, उसके दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक आपके दर्द का भी इलाज नहीं होगा। और समाज तभी सुंदर बन सकता है जब सब बराबर का हक पाएं। बीच बहस में आज इतना ही, अगली बार मिलें, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबको जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।